हेलो एवरीवन, एप्टा सिविल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी हम लोग क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी हम लोग यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 22 से 24% के आसपास में ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं। बात करूं रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% से प्लस रहेगा, मतलब 20% से ज्यादा डिलीवर हो सकता है। साथ में यदि बात करूं रिटर्न एसेट के पर्सपेक्टिव से, आरओए के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था अराउंड 8% के आसपास का आरओए डिलीवर करने का। और यदि बात करूं क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है लगभग 40 से 50-60 बेसिस पॉइंट के आसपास रहेगा, मतलब 50 बेसिस पॉइंट के प्लस माइनस 10 बेसिस पॉइंट ऐड कर लो, उसके आसपास हमारा क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं इनकी एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह से हुई है। तो लाइक इनका जो गाइडेंस दिया गया था, क्या उसके इनलाइन यहाँ पे डिलीवरी हुई है या फिर उसको अंडर अचीव किया है। एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी के बारे में। तो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, मैं एक बार उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए लाइक इनका एक्चुअल में रिजल्ट यहाँ पे किस तरह का दिखाई पड़ा है। तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे लाइक इनका जो एयूएम का ग्रोथ रेट है, लोन बुक का ग्रोथ रेट है, यहाँ पे वाई एन वाई 21% से हुआ है। मतलब जो गाइडेंस था 22 से 24% की रेंज का, उसको 1% से यहाँ पे मिस कर दिया है। बात करते हैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे क्यून बेसिस पे खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18 बेसिस पॉइंट्स इनके ग्रोथ एंड पे बढ़ गए हैं। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा यू कैन से नेगेटिव इश्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि एसेट क्वालिटी हमारा हमेशा डिस्कशन रहता है कि चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे एमएसएमई लेंडिंग करने वाली एनबीएफसी हो, चाहे कोई भी दूसरी एनबीएफसी हो या कोई बैंक हो, उसका एसेट क्वालिटी क्यून बेसिस पे या तो इंप्रूवमेंट फेस के अंदर होना चाहिए या फिर एटलीस्ट स्टेबल दिखाई पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे तो थोड़ा खराब हुआ है। 18 बेसिस पॉइंट के आसपास है आपका क्यून बेसिस पे एसेट क्वालिटी। ऑल्दो बड़ी खराबी नहीं है, मतलब नॉर्मली जो 100% सिक्योर लेंडिंग करने वाली जो एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, उनका एसेट क्वालिटी प्लस माइनस 20-30 बेसिस पॉइंट के आसपास में फ्लक्चुएट कर लेता है, तो ऐसे कोई बड़ा इश्यू क्रिएट नहीं होता है। बट अगेन हमें देखना पड़ेगा इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक बार देखना पड़ेगा। बात करूं नेटवर्थ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इनका नेटवर्थ यहाँ पे 18% के आसपास से ग्रोथ किया है। बिकॉज इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% के आसपास का था FY 26 के अंदर। एंड इन लोगों ने लगभग जो डिविडेंड ये लोग पे करते हैं, टोटल प्रॉफिट का लगभग 20% के आसपास में डिविडेंड के रूप में पे कर देते हैं। तो इनका नेटवर्थ की ग्रोथ रेट यहाँ पे केवल 18% के आसपास से हुई है, क्यों उनके बेसिस पे 3% की नेटवर्थ की ग्रोथ रेट है। बात करूं डिसबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से, तो क्यून की बेसिस पे इनका डिसबर्समेंट है 15% से डाउन हुआ है। और आपको तो पता ही है ना, जब थोड़ी एसेट क्वालिटी खराब दिखाई पड़ती है मैनेजमेंट को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नया लोन देने पे थोड़ा ब्रेक लगा देते हैं। तो वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एंड इनके जो नेट एनपीए वो भी यहाँ पे लगभग 14 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे लाइक थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें पैट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एम 19% का पैट ग्रोथ है, क्यों उनकी बेसिस में फ्लैटिस काइंड ऑफ यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब पैट यहाँ पे फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। यील्ड के पर्सपेक्टिव से क्यून के बेसिस पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक 17.10% के आसपास यील्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो क्यून के बेसिस पे 41 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रिटर्न से डिक्लाइन दिखाई दिया और करंटली इनका जो आरओए है लगभग 7.80% के आसपास का है। यहाँ मेरे को कंसर्न्स नजर आया कि यार इनका गाइडेंस लगभग 8% के आसपास होता है, लगभग वही 20 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब गाइडेंस के कंपैरिजन में। और डायरेक्टली बात करते हैं इनके रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो आरओई था लगभग 21% के ऊपर था क्वार्टर 4 के अंदर, उसके अंदर 83 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑल्दो वाई ऑन वाई इनका आरओई यहाँ पे बेटर दिखाई पड़ रहा है। तो लाइक हमने जो प्राइमा फेसी जो हाइलाइटेड नंबर्स की बात करने की कोशिश करी है ना, तो इसको देख के क्या लग रहा है, इनका जो लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस था वो यहाँ पे 1% से मिस किया है, एसेट क्वालिटी की उनके बेसिस पे खराब हुई है। एंड जो इनका रिटर्न ऑन एसेट का जो गाइडेंस था वो भी यहाँ पे अच्छे से, मतलब आसपास डिलीवर हो गया है, 20 बेसिस पॉइंट कम ही डिलीवर हुआ है गाइडेंस के कंपैरिजन में। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग जो गाइडेंस था वही सिमिलर काइंड ऑफ इनका गाइडेंस यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है जी। अब एक बार जो बाकी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, एक बार उनको हम लोग गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। एज सच गाइडेंस के कंपैरिजन में जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है, ऐसे उतनी कोई रोबस्ट डिलीवरी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एक बार मैं थोड़ा यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वाले एनबीएफसी, ये वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो लोन देती है ना, उस लोन के 3 पार्ट होते हैं। होम लोन, जहाँ पे लाइक प्रॉपर्ली कोई बंदा नया घर खरीदा और उसके साथ में लाइक उसको होम लोन लिया है, वो वाला पार्ट हो गया। क्वासी होम लोन, लाइक जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है और उसको रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं और थोड़ा और बेटर उस पे कंस्ट्रक्शन करा के दूसरी यू कैन से फ्लोर्स बनवा रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से। या फिर कोई वही लाइक होम रिनोवेशन की बात कर लो आप मेजरली। और इनका जो एक लैब वाला सेगमेंट है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला, उसको स्मॉल बिजनेस लोन के पर्सपेक्टिव से लोग बोलते हैं, एमएसएमई लेंडिंग इसको हम लोग कह सकते हैं। इनका सबका टिकट साइज वही लगभग 9 से 10 लाख रुपए के आसपास का है। एवरेज टेन्योर भी लगभग 9 से 10 साल के आसपास का होता है।
एवरेज जो एलटीवी ऑफर करते हैं लोन टू वैल्यू लगभग 40% के आसपास इनका एलटीवी होता है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से बहुत कंजर्वेटिवली लोन की अंडरराइटिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करें कुछ बाकी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के बारे में जहाँ पे हमें और बेटर क्लैरिटी मिल सके। यस, ये वाली स्लाइड की बात करते हैं। तो इनका यार टोटल लोन बुक के अंदर जो इनका होम लोन है ना और इनका जो क्वासी होम लोन है, दोनों मिला के लगभग 65% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। टोटल लोन बुक इनकी लगभग 13,900 करोड़ रुपए के आसपास में है। और जो होम लोन और जो क्वासी होम लोन है लगभग मिला के आपका 65% के आसपास में। बाकी का आपका जो भी लैप वाला सेगमेंट है या फिर छोटे-मोटे इंश्योरेंस लोन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। राइट, ये हमने इनके ब्रेकअप की बात कर ली। अब डायरेक्टली ऑपरेशनल पैरामीटर पे आते हैं डायरेक्टली। अब बात कर लेते हैं यील्ड और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनका जो लोन पे यील्ड है लगभग स्टेबल ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बेसिस पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो यहाँ पे क्योंकि बेसिस पे लगभग 5 7 10 बेसिस पॉइंट के आसपास में यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाईयूएनओ पर्सपेक्टिव से इनका यील्ड उतना कम नहीं हुआ है, बट इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग लगभग 60 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो गया, बिकॉज़ इनका जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो इंप्रूव होके डबल ए माइनस हो गया था। तो उसका इनको अच्छा खासा फायदा मिला है अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को इंप्रूव करने के पर्सपेक्टिव से। और यही कारण है कि इनका लोन पे यील्ड लगभग 30 बेसिस पॉइंट से वाईयूएनओ घटने के बावजूद भी इनका जो स्प्रेड है यहाँ पे वाईयूएनओ लगभग 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज़ इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वाईयूएनओ यहाँ पे काफी अच्छा खासा इंप्रूव हो गया है। अब बात करते हैं फर्दर स्लाइड में इनका ओपेक्स टू एयूएम रेशियो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो लगभग स्टेबल दिखाई पड़ रहा है 2.7% के आसपास में। कॉस्ट टू टोटल इनकम रेशियो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो भी स्टेबल दिखाई पड़ रहा है 14.80% के आसपास में। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पे एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, वो वाले डिस्कशन अच्छे से कर लेते हैं। ग्रोस एनपी पिछले 5 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोस एनपी यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है 1.70% का। क्यूआरक्यू बेसिस पे लगभग 18 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप दिखाई पड़ा है। बात करते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे डिक्लाइन करी है। क्यूआरक्यू बेसिस पे तो यहाँ पे लगभग 2% का डिक्लाइन है इनका कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर। और लास्ट के 5 क्वार्टर के अंदर सबसे लोवेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बात करूं 30+ डीपीडी के नंबर के बारे में तो इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर है यहाँ पे आपका क्यूआरक्यू बेसिस पे लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे जंप कर गया है। और ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपने देखा होगा हमने एसबीएफसी फाइनेंस की भी बात करी थी ना, वहां पे 30+ डीपीडी का नंबर भी जंप कर गया था। वहां पे लगभग 80 बेसिस पॉइंट से जंप किया था, बिकॉज वो कंप्लीटली एमएसएमई लेंडिंग करता है। इसका तो फिर भी लगभग 60 से 65% के आसपास में होम लोन कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो उसका फायदा थोड़ा इसको हुआ है, बिकॉज होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के अंदर ना तो आपका ग्रोस एनपी बढ़ा था क्यूआरक्यू बेसिस पे, ना ही आपका 30+ डीपीडी का नंबर जंप किया था क्यूआरक्यू बेसिस पे, बिकॉज वहां पे मोर देन 80% उनका होम लोन कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो होम बायर्स होते हैं ना उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी ये कुछ और ऑपरेशनल पैरामीटर की बात कर लें तो आई थिंक इस स्लाइड की बात करते हैं एक बारी। तो ठीक है, यहाँ पे पैट की बात हुई है। एसएच पैट का हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि क्योंकि बेसिस पे फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। बाकी वाई उन्होंने 19% इनका पैट ग्रोथ किया है। कुछ और स्लाइड की बात कर लेते हैं। यस, इस वाली स्लाइड की बात करते हैं। तो यार इनका आरओई ट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो वही यील्ड इनको लगभग 17.1% के आसपास में है। बाकी का इनका जो पुराने जो अदर इनकम मतलब कह दो जो पुराना जो एनपीएस बना था उनकी जो रिकवरी हुई ऑक्शन करा करो के इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस को यदि रिड्यूस कर दें, मतलब टोटल इनकम 18.3% बना है अदर इनकम को मिला के, इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकाल दें तो लगभग 13.2% के आसपास का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बना है। रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 7.8% के आसपास का मिला है। पैट वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला आरओए, तो जो आरओई बना है लगभग 20.40% के आसपास का बना है। मतलब ठीक है यार, रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से मेरे को चीजें बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, रिटर्न ऑन एसेट में आपका थोड़ा यू कैन से क्यूआरक्यू बेसिस पे ज्यादा ही डिप यहाँ पे दिखाई देखने को मिल रहा है। तो वो तो रिटर्न इक्विटी के अंदर भी डिप देखने को मिल रहा है, बट आपका आरओई अभी भी आपका जो गाइडेंस था 20% के प्लस वाला उसकी रेंज के अंदर अभी फॉल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्टली कुछ एक दो स्लाइड की और बात कर लेते हैं। इस स्लाइड की डिस्कशन करना बहुत जरूरी है एप्टस विला हाउसिंग फाइनेंस वाले केस के अंदर। तो इनका यार जो फिक्स रेट पे लेंडिंग जो हो रखी है ना वो लगभग 82% ऑफ द टोटल लोन बुक है। तो जब आपका जो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट होता है ना, आपका रेपो रेट जब कटता है, घटता है, मतलब किसी फेड रेट मतलब जो आरबीआई का रेपो रेट कम होता है उस वाले केस के अंदर, तो इनको फायदा सबसे ज्यादा मिलता है एप्टस विला हाउसिंग फाइनेंस को, बिकॉज इनका जो फिक्स रेट पे जो लेंडिंग हो रखा है वो 82% ऑफ एयूएम है। और जब आपका रेपो रेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उस केस के अंदर इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो बढ़ जाती है, जबकि आपका जो लेंडिंग कर रखा है इन लोगों ने ऑलरेडी, वो लोग नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ये इनका यू कैन से डिक्रीजिंग रेपो रेट के टाइम पे एप्टस विला हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ मतलब जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब आपका रेपो रेट बढ़ता है तो यहाँ पे चैलेंजेस फेस होते हैं। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग यहाँ पे 18% के आसपास हो रखी है। ठीक है, तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्लाइड्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई थिंक कुछ एक नेटवर्थ वाली स्लाइड थी, वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कहीं मिल जाए तो। ऑल्दो मैंने वैसे डिस्कस कर लिया है, इनकी जो नेटवर्थ है वाई एन वाई यहाँ पे 18% से ग्रोथ हुई है, वो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। आई थिंक कहीं हाँ, उनके जो हाईलाइटेड नंबर है ना वहीं पे डिस्कशन कर लिया था हमने। राइट, ठीक है।
तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। यस, ये वाली स्लाइड है वो। तो इनका जो नेटवर्थ है वाई ऑन वाई लगभग 18% से ग्रोथ हुआ है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे लगभग 2-3% का ग्रोथ है, ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है बिकॉज आपका पैट की ग्रोथ रेट कुछ बनी नहीं है, आपका फ्लैटिश काइंड ऑफ पैट रहा है। तो जो पैट आपका जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है नेटवर्क को ग्रो कराने में, सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क यहाँ पे ग्रो हुई है। ठीक है यार, डन है। सो लाइक हमने डिस्कस करने की कोशिश करी एप्टेक्स वाला हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट देख के यहाँ पे यही लग रहा है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द गाइडेंस यहाँ पे शायद अचीव नहीं कर पाए, कुछ मार्जिनल पॉइंट्स यहाँ पे मिस किया है। लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करें 22 से 24% की गाइडेंस थी, 21% की ग्रोथ डिलीवर करी है। आरओई की बात करें तो 8% प्लस का गाइडेंस था, 7.8% का डिलीवर किया है। आरओई की बात करें तो 20% प्लस का गाइडेंस था, लगभग 20% से ऊपर ही अचीव किया है। दिक्कत आई है यहाँ पे आपके एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। एसेट क्वालिटी इनके 18 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस एनपीए खराब है क्यू बेसिस पे। 30 प्लस डीपीडी का नंबर लगभग 57 बेसिस पॉइंट से जंप कर गया है। तो बाकी चीजें चल जाएंगी आपकी बिकॉज आपका जो गाइडेंस था उसको लगभग लगभग आपने अचीव कर लिया है, भले एयूएम का हो तो आरओए का नंबर हो, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो। दिक्कत आती है यहाँ पे एसेट क्वालिटी पे। यार आपकी एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए और आपका जो 30 प्लस डीपीडी नंबर है ना, वो क्यू के बेसिस पे क्यों खराब हुआ है? हमने एसबीएफसी फाइनेंस की बात करी थी, वहां पे भी क्यू बेसिस पे खराब हुआ था। ऑल्दो होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के अंदर क्यू बेसिस पे खराब नहीं हुआ था बिकॉज वहां पे मोर देन 80% लेंडिंग हाउसिंग लोन, होम लोन का होता है। और आपका एसबीएफसी फाइनेंस के अंदर तो पूरा ही आपका एमएसएमई लेंडिंग है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट ही है। एंड एप्टस के अंदर लगभग 35% के आसपास में पार्ट जो है वो आपका बिजनेस लोन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। यू कैन से एमएसएमई लेंडिंग कर दो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर दो, उसको कुछ भी कर दो। तो ठीक है यार, मतलब ये तो साफ-साफ देखने को मिल रहा है कि लाइक एसबीएफसी की बात करो चाहे एप्टस की बात करो, जो जो छोटे-छोटे जो मतलब बिजनेस करने वाले लोग हैं, एमएसएमई वाले लोग हैं, जो जिनका एवरेज टिकट साइज लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का होता है, उनके धंधे में ऐसे कुछ ना कुछ कहने की दिक्कत चल रही है। अदरवाइज कोई भी नहीं चाहेगा यार कि उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी और वो टाइम पे ईएमआई ना चुकाएं। उनको पता है कि यदि हमने टाइम पे ईएमआई नहीं चुकाई, डिफॉल्ट कर गए तो हमारा जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑक्शन हो गया, बिक सकता है। तो हर बंदा हमेशा कोशिश करता है कि यार मैं मेरा बिजनेस अच्छे से ऑपरेट करने की कोशिश करूं ताकि मैं टाइम पे मेरी सारी ईएमआई को पे कर पाऊं और मेरी जो प्रॉपर्टी वो बच जाए। बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लाइक मेरे को ट्रबलसम दिखाई दिया बिकॉज एसबीएफसी फाइनेंस के नंबर भी देखे हमने, एप्टस के नंबर भी देखे, तो यहाँ पे लाइक जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे, उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा मेरे को लग रहा है बिजनेस के अंदर कुछ चैलेंजेस शायद ग्राउंड लेवल पे मे भी चल रहे होंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग उस कैटेगरी में पर्सपेक्टिव में नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल कहना है यार इनकी एसेट क्वालिटी क्यों उनके बेसिस पे खराब हुई, 30 प्लस डीपीडी का नंबर भी खराब हुआ है। भले एसबीएफसी की बात करो चाहे एप्टस की बात करो, इस वाले केस के अंदर हम लोग एप्टस की बात करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, यदि हम लोग रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एसेस कोई मेजर रिस्क नहीं है, मतलब बिकॉज आपका 100% सिक्योर लैंडिंग है। यदि आज किसी कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी बेचारे की। ऑल्दो लाइक मतलब ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, एनबीएफसी या बैंक ने यदि आपको लोन दिया है तो रिकवर करेगी। तो किसी न किसी क्वार्टर की अदर इनकम में वो पैसा ऐड होके आ जाएगा। तो एज सच जो जहाँ पे 100% सिक्योर लेंडिंग होती है, भले एप्टस की बात कर लो, एचडीएफसी फाइनेंस की बात कर लो, मे बी उनकी ग्रॉस एनपीए आज थोड़े बढ़ गए होंगे, 30 प्लस डीपीडी का नंबर बढ़ गया होगा, बट उनके लाइक कोई इतना बड़ा जंप नहीं आएगा कि उनका ग्रॉस एनपीए 1.5-2% से बढ़ के 5% हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, प्लस माइनस 40-50 40-50 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे ग्रॉस एनपीए में शायद होता रहेगा। जब तक ग्राउंड पे जो छोटे व्यापारी हैं उनका बिजनेस अच्छे से ट्रैक पे आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तब तक की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, सारे छोटे व्यापारियों का धंधा अच्छे से चलने लग जाएगा, उस टाइम पे इनका भी ग्रोथ एनपीए बिल्कुल अच्छे वाली ट्रैजेक्टरी के अंदर जाना जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बट हाँ, समरी वे में कह सकते हैं कि यार ठीक है, कहने को ये बोल सकते हैं कि यार एक एसेट क्वालिटी का पर्सपेक्टिव से रिस्क है। इसका रिस्क का मतलब मैं इतना ही बोलूंगा, यार जब आपका 30-40 बेसिस पॉइंट से आपका एसेट क्वालिटी ऊपर नीचे होता है ना ग्रोथ एनपीए, तो आपको मार्केट फिर वैल्यूएशन री रेटिंग देने से कतराता है। मतलब फिर आपका वैल्यूएशन री रेटिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट, बिकॉज मतलब हर किसी इन्वेस्टर के दिमाग में ही रहता है कि लाइक यहाँ पे तो एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, 40-50 बेसिस पॉइंट के आसपास में, पता नहीं कब जाके एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आएगी। तो सारा क्वेरी क्वेश्चन रहता है, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन का रीरेटिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे को लाइक जो 100% सिक्योर लैंडिंग करने वाले एनबीएफसीज होती है ना, उनके एसेट क्वालिटी जब ऊपर नीचे मतलब खराब होती है, तो वहां पे मेरे को हमेशा एक ही ये इश्यू नजर आता है कि यार यहाँ पे वैल्यूएशन का री-रेटिंग होने में डिफिकल्टी आएगी। बाकी का एसेट एसेट आपका कोई कैपिटल लॉस नहीं है उस एनबीएफसी का। वो तो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके वापस अपना पैसा रिकवर कर लेगी, भले वो 2 क्वार्टर बाद में करे चाहे 3 क्वार्टर बाद में करे, आपके अदर इनकम के अंदर वो पैसा आ जाएगा। तभी देखो, एसेट क्वालिटी खराब होने के बावजूद भी एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, लगभग 18, 19, 20% के आसपास ही रहता है। तो बिकॉज़ आपने जो देखा होगा माइक्रो फाइनेंस वाले केस के अंदर, वहां पे तो लॉसेस पे लॉसेस बुक हैं लाइक एमएफआई एनबीएफसीज की तरफ से, राइट? तो वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है एसबीएफसी फाइनेंस और आपका एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस वाले केस के अंदर। हाँ, पैट की ग्रोथ रेट आपकी थोड़ी स्लैगिश हो जाएगी, वहां पे पैट के अंदर ग्रोथ में भी आपको ना देखने को मिले, बट आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कभी आधा होके जीरो नहीं होगा। वो आपका मे बी 20% है तो 18% पे आ जाएगा, 19% पे आ जाएगा, उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक यहाँ पे रिस्क एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको मेरा एक व्यू आपको शेयर करने की कोशिश करी है। अब एक बार इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं।
तो देखो यार करंटली इसका कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, लगभग आई थिंक 13,000 करोड़ रुपीस के आसपास की मार्केट कैप, आई थिंक 13,000 टू बी स्पेसिफिक बात करें तो 13,100 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। नेटवर्थ कितने की है, आई थिंक 50 टू 100 करोड़ रुपीस के आसपास की नेटवर्थ है, टू बी स्पेसिफिक 5198 करोड़ रुपए की। तो अब देखो यार इसके बेसिस पे प्राइस टू बुक रेशियो कितना बनता है भाई, 2.5 2.6 के आसपास का, रिजल्ट आने के बाद की बातें कर रहा हूँ आपसे। तो फिर भी चलो ठीक है, 2.86 का मैं प्राइस टू रेशियो कंसीडर करता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पे इनका एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए मैं एक बार यदि फैक्टर कैलकुलेट करना चाहूँ कि बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट किस रेट से हो सकती है और वैल्यूएशन का एक्सपांशन किस रेट से हो सकता है, ताकि हम लोग यहाँ पे फाइनल फैक्टर को कैलकुलेट कर पाए कि मार्केट कैप के अंदर कितना यू कैन से मल्टीप्लाई फैक्टर हमें दिखाई पड़ सकता है नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर, जब हमारा एक अच्छा सा बुल मार्केट आ जाए, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो देखो यार लाइक इनका रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20% के आसपास का है, बट ये लोग डिविडेंड भी बांटते हैं, तो इनकी डिविडेंड लगभग 1.5% के आसपास है, बट ये टोटल प्रॉफिट का लगभग 20% के आसपास में वो डिविडेंड के रूप में डिसबर्स कर देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो बचा कितना आपका, मतलब 20% 21% का आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो उसका 20% हटा दो, आपका बचता कितना, वही 16% के आसपास में, मतलब आपका जो नेटवर्थ की ग्रोथ रेट होगी वही 16-17% के आसपास में आपको दिखाई पड़ेगी। तो बिकॉज़ आपका डिविडेंड यहाँ पे डिसबर्स हो रहा है लाइक आपके शेयर होल्डर्स के बीच में, तो फिर आपकी जो कंपनी में जो पैसा वापस ऐड होगा नेटवर्थ के अंदर, वो बचा हुआ पैसा ऐड होगा ना, बिकॉज़ आपने काफी सारा पैसा तो डिविडेंड में बांट दिया 20% 25% के आसपास में। तो ठीक है, बुक वैल्यू ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो नॉर्मली आपका मे बी एनुअली 16% के आसपास की बुक वैल्यू ग्रोथ हो सकती है। इस दिन का रिटर्न ऑन इक्विटी और अच्छा हो जाए अगले साल, तो मे बी FY 28 की बात कर रहा हूँ, तो मे बी इनका 17% का बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट हो सकता है, नेटवर्थ की ग्रोथ रेट हो सकती है। तो ओवरऑल यदि मैं 2 साल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नेटवर्थ की ग्रोथ रेट मानूं, बुक वैल्यू की ग्रोथ यदि कंसीडर करना चाहूं, तो लगभग वही 16-17% दोनों को मैं यदि करता हूँ 1.16 को और 1.17 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लगभग वही 1.35 के आसपास का इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट यहाँ पे निकल के आता है, ड्राइव होके आता है, मतलब नेटवर्थ की ग्रोथ रेट मान लो। अब बात करते हैं वैल्यूएशन एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। तो आपने देखा होगा जब सारा सब कुछ धंधा अच्छा चल रहा था इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, जब इसका आईपीओ आया था आज से 2-3 साल पहले, और जब इसकी लोन बुक की ग्रोथ रेट 25-30 कभी लगभग 25-30% की रेंज के आसपास होती थी, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 17-18% के आसपास होता था, उस टाइम में मार्केट इसको लगभग 5 का प्राइस टू बी रेशियो दिया करता था। बट अभी तो इनका लोन बुक का ग्रोथ रेट घट के कितना हो गया, लगभग वही 20-22-21-23% के आसपास हो गया। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर बढ़ गया इनका लगभग 20% के आसपास में। तो यदि इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल हो जाती है, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ जाती है, और यदि बुल मार्केट आता है, तो उस टाइम पे इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो का जो एक्सपांशन हो सकता है, वो लगभग यू कैन से 4.5 के आसपास हो सकता है। 5 का प्राइस टू बुक रेशियो वापस मिलना डिफिकल्ट है, बिकॉज़ आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट 30% से घट के वही 20-21-22% पे आ गया है। तो वो 5 का पीबी रेशियो वापस मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ठीक है, फिर भी आप मान सकते हैं 4.25 4.5 4 के आसपास का पीबी रेशियो शायद इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को वहाँ पे मिल सकता है बुल मार्केट के दौरान, वो भी जब जब इसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर वापस आना स्टार्ट हो जाए, उस केस की बात कर रहा हूँ। यदि एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूवमेंट फेज में नहीं आई, तो फिर पीबी रेशियो का एक्सपांशन होना, वैल्यूएशन एक्सपांशन होना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है, राइट? तो ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनकी एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो इस केस के अंदर इनका पीबी रेशियो का एक्सपांशन हो सकता है लगभग 1 पॉइंट मतलब 60-70% के आसपास में, 2.6 का बढ़ के में भी यू कैन से लगभग 4.25 4.5 के आसपास पहुंच सकता है, लगभग 60-70% के आसपास इनका पीबी रेशियो का एक्सपांशन हो सकता है। चलो इनका ओवरऑल एक मार्केट कैप मल्टीप्लाई वाला फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। नेटवर्थ की ग्रोथ रेट कितनी थी, बुक वैल्यू ग्रोथ रेट कितनी थी, लगभग 35% के आसपास में, 1.35 का फैक्टर वहां से आया था। पीबी रेशियो का एक्सपेंशन का फैक्टर कितना है, लगभग 60-70%, तो 1.6 से 1.7 का फैक्टर वहां पे निकल के आता है। दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे मार्केट कैप मल्टीप्लाई जो फैक्टर निकल के आता है, लगभग यू कैन से 2.2 से 2.3 के आसपास निकल के आता है। तो आई थिंक मतलब जब वही सारी चीजें यहाँ पे कंडीशनल है, लाइक इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होना चाहिए, लोन बुक की ग्रोथ रेट 20-22 मतलब 20 से 25% के बीच में होनी चाहिए। उस केस की मैंने यहाँ पे लाइक चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करी है अपकमिंग बुल मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे यू कैन से यहाँ पे मार्केट कैप एक मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पे ड्राइव हो सकता है, उसके अराउंड मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो ठीक है, ये काइंड ऑफ यू कैन से एप्टस विल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में मेरी तरफ से एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव था, लाइक यू कैन से क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में, रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से और एक वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। कि मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ना, उनसे डिस्कस करके जरूर डिसाइड करना कि इस कंपनी को आपको अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज बहुत सारे रिस्क हैं जो यहाँ पे एक आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप ही नो बेटर देन मी कि आपके लिए क्या क्या रिस्क यहाँ पे मैटर करता है, तो उनसे डिस्कस जरूर करना। बिकॉज लाइक मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूं, इतना सिखा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो को डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।